इनबाउंड का मतलब ये है कि आप दूसरे ममालिक से लोगों को अपने मुल्क में लेकर आते हैं। इनबाउंड और आउटबाउंड का मतलब है आप अपने मुल्क से लोगों को दूसरे ममालिक के अंदर तुम जाओगे, यहाँ तुम्हारा होटल है, गली से बाहर निकलोगे ये बस मिलेगी आपको, आप बाय बस फला जगह जा सकते हो, बाय कार आप फला अट्रैक्शन के लिए जा सकते हो, वाटर पार्क इस तरह का है, थीम पार्क इस तरह का है, क्योंकि वो जिन कंट्रीज़ में घूम के आए होते हैं ना, वो उन कंट्रीज़ को उससे काफ़ी जगह है जिसमें आप हर वो अट्रैक्शन ले सकते हैं जो आप किसी भी बाहर कंट्री में जाके, किसी भी बाहर मुल्क में जाके ले, किसी भी कंट्री से हैं और आपको कोई शौक नहीं पूरा हो पा रहा, वो आप यूएई मैंने भी अपना स्टार्टअप वहीं से लिया था और मैं ट्रैवल डेस्क के ऊपर मैंने मुख्तलिफ होटल्स में अपनी इस जॉब को परफॉर्म किया है एज अ नौकरी और 3000 दिरहम मेरी तनख्वाह थी। हेलो पीआईडी एंटरप्रेन्योर्स, दिस इज योर दोस्त एंड होस्ट शारिक रब्बानी। अस्सलाम वालेकुम, बैक विद अनदर पॉडकास्ट। और इस पॉडकास्ट का करने का मकसद क्या है, हर पॉडकास्ट से पहले मैं आपको ज़रूर बताता हूँ, इस दफ़ा भी बता रहा हूँ। मकसद सिर्फ इतना है कि कम्युनिटी के अंदर ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है, ये स्टार्टअप्स का जो है ना वो रुझान बढ़े, क्योंकि जॉब से रिलेटेड बहुत सारे फोरम्स हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि इसी कम्युनिटी, इसी सोसाइटी और हमारी नेशन से एंटरप्रेन्योरशिप का इस अंदाज में रुझान बढ़े कि जो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है ना वो कम हो जाए, क्योंकि आपको पता है ये दोनों चीज़ें ना इंटरलिंक्ड है। जितनी ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी किसी भी सोसाइटी में, जो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, वो कम होती चली जाएगी। तो इसी वजह से हम इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं इस पॉडकास्ट में, ताकि आप उनसे लर्निंग हासिल कर सकें और आप आइडेंटिफाई कर सकें कि ये इंडस्ट्री आपके लिए है, सूटेबल है या नहीं है। और इस वो जो सवालात हैं आपके जहनों में, उनको एड्रेस किया जा सके। इस दफ़ा भी और आज भी एक इंडस्ट्री के एक्सपर्ट के साथ मौजूद हैं। शिराज अहमद शम्सी नाम है इनका और ट्रैवल और टूरिज्म की इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक है। तो बगैर इंतज़ार करवाए आपको ले चलेंगे शम्सी साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम शम्सी साहब, कैसे? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए? बिल्कुल ठीक ठाक, कैसे? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। आपको आज इस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट के तौर पे बुलाया गया है, मदऊ किया गया है। और हमारे जो मेंबर्स हैं जो इस इंडस्ट्री, क्योंकि ये हम यूएई की मार्केट में रहते हैं, यूएई की मार्केट को जो है वो ख़ासतौर पे दुबई को जो है ना वो टूरिज़्म का जो है हब समझा जाता है, वर्ल्ड वाइड वो हब समझा जाता है। तो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट जो है ना फील्ड है ये, और बहुत सारे लोग जो है वो इस फील्ड की तरफ आना चाहते हैं। इस फील्ड के इन एंड आउट्स जानने की कोशिश करेंगे इस पॉडकास्ट में आपसे, ताकि वो लोग जो थोड़ा भी रुझान रखते हैं या थोड़ा भी एक्सपीरियंस रखते हैं इस फील्ड की तरफ और आना चाहते हैं, तो जो सवालात हैं उनके जहनों में वो एड्रेस हो जाए। तो इस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताएं। पहले तो बताएं कि ये वर्ल्ड वाइड, ये पेंडेमिक के बाद से ये इंडस्ट्री को किस तरह से ग्रो होता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि एक टाइम था बहुत ज़्यादा जो है वो बिल्कुल जो है ना लोग टूरिज़्म और ट्रैवल की तरफ बिल्कुल भी नहीं जा रहे थे। तो आप किस तरह से देखते हैं इस इंडस्ट्री को? देखिए, ट्रैवल और टूरिज़्म जो है ना, ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है और फिलहाल बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी करेगी। वो जो पेंडेमिक एक सिचुएशन थी, वो वंस इन अ ब्लू मून वाला केस था। राइट। और लोग जो थे वो उस पेंडेमिक के बाद से अब और ज़्यादा ईगर हो गए कि हमें ट्रैवल का मौका मिले। अच्छा। क्योंकि वो लोग 2 सालों से अपने घर के अंदर बैठे हुए थे, क्वारंटीन हुए हुए थे, जो भी उनके साथ मसले मसाइल थे, तो वो बाहर आके और ज़्यादा उनमें जोश है कि यार हम लोग मुल्क घूमें, देखें, क्योंकि पेंडेमिक के बाद लोग जो आज़ादी मिली है, नई आज़ादी मिली है, क्योंकि घर में बैठने के बाद एहसास हुआ कि यार ये तो बहुत मुश्किल काम है, तो लोग और ज़्यादा इंटरेस्टेड है। एक तादाद है लोगों की जो ऑनबोर्डिंग में देख रहा हूँ, जो दुबई की तरफ आ रही है ट्रैवल करते हुए। ज़्यादा आप इस पे बताएंगे क्योंकि आपकी फील्ड है, लेकिन एज लेमैन मेरा एक परसेप्शन है, ओपिनियन है, एक तादाद है जब से ये ट्रैवल बैन्स वगैरह ख़त्म हुए, अब तो बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन भी हो गई है। अब तो बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन हो गई, पीसीआर वगैरह ख़त्म हो गए। अच्छा। लोग वैक्सीनेटेड हो गए, आपको अपना वैक्सीनेटेड कार्ड, जो आपने वैक्सीनेशन लगवाई हो, कार्ड दिखाना है। और बहुत सारे कंट्रीज़ तो अब उसको भी नहीं देखते, क्योंकि उनको पता है कि जैसे यूएई ने इस चीज़ को इंश्योर किया है कि हर बंदा जो है वो अपनी वैक्सीनेशन ले। फर्स्ट, सेकंड और फिर थर्ड लोगों ने लिए, मैंने खुद भी ली हुई है। मैंने भी खुद तो अब हम लोग ट्रैवल करते तो हमें बहुत आसानी होती है, इस तरह का कोई मसला नहीं आता आपको। अभी तकरीबन हर कंट्रीज़, दुनिया के सारे कंट्रीज़ ओपन हो चुके हैं, तो कहीं भी ट्रैवल करना चाहते हैं तो कोई भी इजीली ट्रैवल कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन फ़िलहाल नहीं है। और जिन ममालिक में थोड़ी बहुत थी वो भी अब तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, ये बताएं कि ये जो मेरे ख्याल से ये दो टर्मिनोलॉजीज़, इन बोर्ड आउट बोर्ड जो यूज़ करते हैं, इन दोनों टर्मिनोलॉजीज़ में क्या फ़र्क है? ये आपने मुझे तो पहले एक्सप्लेन कर दिया था, मैं चाहता हूँ कि आप एक दफ़ा और एक्सप्लेन करें ताकि जो व्यूअर्स हैं उनको ये पता चल सके कि ये दो अलग अलग कैटेगरीज़ हैं
और इन कैटेगरीज में कौन सी कैटेगरी ज़्यादा अच्छे तरीके से बिजनेस जनरेट कर रही है, इस पे थोड़ा सा रोशनी डालें। अच्छा देखिए, टूरिज्म ना एक बेसिकली बहुत बड़ी फील्ड है, अच्छा, उसके अंदर डिफरेंट सेक्टर्स हैं। ऑलराइट। इसी तरह इसमें इनबाउंड और आउटबाउंड भी एक ऑप्शन है। इनबाउंड का मतलब ये है कि आप दूसरे ममालिक से लोगों को अपने मुल्क में लेकर आते हैं, इनबाउंड और आउटबाउंड का मतलब है आप अपने मुल्क से लोगों को दूसरे ममालिक में लेके जाते हैं। और कोई भी बंदा अगर यूएई से ट्रैवल करके किसी भी कंट्री में जा रहा है तो वो आपका आउटबाउंड क्लाइंट है। अच्छा कोई भी किसी कंट्री से जो आपके मुल्क दुबई में आ रहा है वो इनबाउंड क्लाइंट है। अच्छा, ये दोनों सेक्टर्स जो है वो टूरिज्म, ट्रैवल एंड टूरिज्म की इंडस्ट्री में ही है ऑफ कोर्स, और हर इंडिविजुअल कंपनी जो है वो इन दोनों चीज़ों पे काम कर रही है या दोनों में से किसी एक चीज़ पे काम कर रही नहीं है? देखिए, ये ना डिपेंड करता है कि आपके कंट्रीज के रूल्स रेगुलेशन किस तरह है। इनबाउंड और आउटबाउंड जो है वो आप एक ही ट्रैवल एजेंसी या टूरिज्म कंपनी दोनों कर सकती है। अच्छा। अगर आपको यूएई के अंदर आपकी कंपनी बेस है तो आपको इनबाउंड का अलग लाइसेंस लेना पड़ेगा, आउटबाउंड का अलग लाइसेंस लेना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन वो दोनों काम आप कर सकते हैं अगर आपकी दोनों में एक्सपर्टीज है। क्योंकि इनबाउंड एक डिफरेंट है, आपके मुल्क है, आप यहाँ रहते हैं, आप चीज़ों को समझते हैं, आपको होटल्स के नाम मालूम है, आपको पता है यहाँ पे किस तरह की गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं। इसी तरह अगर आप किसी को आउटबाउंड सेल कर रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं जिस कंट्री में उस बंदे को भेज रहा हूँ वहाँ पे किस तरह की गाड़ियाँ हैं, होटल्स की लोकेशन कहाँ पर है, वो घूमने किस किस जगह पे जा सकता है, कौन सी डेस्टिनेशन, कौन सी। तो आपको जितनी ज़्यादा डेस्टिनेशंस की मालूमात होगी ना उतना ज़्यादा उस प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। हाँ, और आप उसको जो है ज़्यादा अच्छी तरीके से अपने क्लाइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ बैठ के उसको बताना है कि यार थाईलैंड के अंदर तुम जाओगे, यहाँ तुम्हारा होटल है, गली से बाहर निकलोगे ये बस मिलेगी आपको, आप बाय बस फला जगह जा सकते हो, बाय कार आप फला अट्रैक्शन के लिए जा सकते हो, वाटर पार्क इस तरह का है, थीम पार्क इस तरह का है। क्योंकि वो जिन कंट्रीज़ में घूम के आए होते हैं ना वो उन कंट्रीज़ को उससे कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डिज्नी वर्ल्ड में होकर आया और वो आपसे पूछेगा दुबई में आके मैं IMG जाना चाह रहा हूँ, तो आपको उसको बताना पड़ेगा डिज्नी वर्ल्ड ऐसा दिखता है और IMG पार्क इस तरह दिखता है, फरारी वर्ल्ड इस तरह दिखता है। तो आपको ये सारी नॉलेज होनी चाहिए। जब आपकी प्रोडक्ट के ऊपर ग्रिप होगी तभी आप अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई कर सकेंगे। तो एक ही टूरिज्म कंपनी इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों कर सकती है, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग लाइसेंस लेना, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग लाइसेंस लेना जरूरी है। ऑलराइट, ऑलराइट। अच्छा, मतलब अगर हम इनबाउंड की बात करें, यहाँ पर दुबई में हम रहते हैं, दुबई की कौन कौन सी अट्रैक्शंस हैं जिस पे ग्रिप होना ज़रूरी है, जो कौन कौन से ऐसे वर्टिकल्स हैं? क्योंकि देखें जिस तरह से आपने बताया कि होटल भी आपको संभालना है, ट्रांसपोर्टेशन भी आपको संभालनी है, तो ऐसे कौन कौन से एट्रीब्यूट्स या ऐसे कौन कौन से वर्टिकल्स हैं कि जिस पे ग्रिप तो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होनी चाहिए बिफोर स्टेपिंग इनटू दिस फील्ड और दिस इंडस्ट्री? देखिए, दुबई ना एक ऐसी वर्सेटाइल स्टेट है कि इसके अंदर हर कंट्री का आदमी आता है और उसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि जो आपका क्लाइंट बेस है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको किस तरह की चीज़ें चाहिए, वो किस तरह की चीज़ों में इंटरेस्टेड है। दुबई एक ऐसी जगह है जिसमें आप हर वो अट्रैक्शन ले सकते हैं जो आप किसी भी बाहर कंट्री में जाके, किसी भी बाहर मुल्क में जाके ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको वाटर स्पोर्ट्स जाना है तो यह यहाँ पे अवेलेबल है, अगर आपको डेजर्ट जाना है तो वो यहाँ पे अवेलेबल है, अगर आपको किसी हाई क्लास व्हीकल में घूमना है तो यहाँ पे अवेलेबल है। इवन कि अगर आपको फार्मूला 1 चलानी है तो वो भी आप जाके चला सकते हो, जो शायद किसी और कंट्री के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो यूएई ने टूरिज्म सेक्टर को ऐसा डेवलप कर दिया कि आप किसी भी कंट्री से हैं और आपको कोई शौक नहीं पूरा हो पा रहा, वो आप यूएई आके कर सकते हैं। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि बड़ों के लिए, बच्चों के लिए भी यहाँ पे अच्छे अच्छे थीम पार्क्स हैं। IMG थीम पार्क है बहुत ज़बरदस्त, दुबई पार्क्स बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। अगर कोई गाड़ियों के शौकीन है वो फरारी वर्ल्ड जा सकता है, वहाँ पे डिफरेंट किस्म के इंजन्स लगे हुए, उनके साउंड को महसूस कर सकता है। फॉर्म के एक्सपीरियंस करने देते हैं वो, मेरे ख्याल से वो जो है आपको बैठने देंगे, चलाने ना भी देंगे, लेकिन वो अलग अलग कैटेगरी के टिकट्स होते हैं, ऑल दीस थिंग्स। आप पिक्चर्स ले सकते हैं गाड़ी के अंदर बैठ के। फार्मूला 1 शायद किसी कंट्री में ना चला पाए, लेकिन जब आप यूएई आते हैं तो अबू धाबी में जाके आप रेंट आउट करके जो उसका सर्किट बना हुआ उस एरिया के अंदर आप फार्मूला 1 तक चला सकते हैं। तो यूएई एक ऐसा कंट्री है कि आपको किसी भी तरह का टूरिज्म चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा, ये तो इनबाउंड की हमने बात की। आउटबाउंड से रिलेटेड ऐसे कौन कौन से अट्रैक्शंस हैं या डेस्टिनेशंस हैं या कंट्रीज़ कह लें कि ज़्यादातर रुझान जो है ना इस वक्त इस स्पैन ऑफ टाइम में आउटबाउंड का हो, जो दुबई रेजिडेंट्स हैं, यूएई रेजिडेंट्स के हवाले से? असल में ऐसा है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश हैं, जो हमारे एशियन कंट्रीज़ हैं, जिनको नॉर्मली आसानी से किसी कंट्री का वीज़ा नहीं मिलता, उनको यूएई का मिल जाता है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप यूएई इजीली ट्रैवल कर सकते हो और आपसे करीब भी बहुत है, तो इसलिए बहुत लिमिटेड एक्सपेंस में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है आपको। पाकिस्तान से लोग अगर कुछ कंट्रीज़ ट्रैवल करना चाहते हैं उनको वीज़ा चाहिए, लेकिन अगर आप यूएई के रेजिडेंट हैं तो उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है बहुत सारे कंट्री आपके लिए ऑन अराइवल हो जाते हैं। अच्छा, बाकू आप ऑन अराइवल टिकट बुक करें और चले जाएं, आपको कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। अज़रबैजान आपके लिए ऑन अराइवल है, आप टिकट बुक करें चले जाएं, कोई ज़रूरत नहीं है। इंडियंस के लिए अर्मीनिया भी ऑन अराइवल है,
सर्बिया भी ऑन अराइवल है। ऑलराइट, तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं, जब आप यूएई के रेजिडेंट हो जाते हैं तो वो कंट्रीज आपके लिए Open ऑन हो अराइवल जाती हो हैं। जाते हाँ, हैं। तो आपको क्या होता है कि घूमने फिरने के मौके और मिलना शुरू हो जाते, आपको कुछ प्री प्लान करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जैसी छुट्टियां मिली, आपको अपने ऑफिस से वक्त मिला, अपने घर से वक्त मिला, आपने टिकट बुक कराया, लॉन्ग सीधा उस वीकेंड आ destination- गया, आपने फॉरेन टिकट बुक कराया, आप चले सीधा उस डेस्टिनेशन पे गए, घूम के वापस आ गए। क्योंकि आपके पूरे इस पार्ट के अंदर सबसे मुश्किल चीज़ वीज़ा होती है। बहुत सारे लोगों को उस कंट्री का वीज़ा नहीं मिलता, लेकिन यूएई में रहते हुए आपको इवन अगर आप शेंगन कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप यूरोप में कहीं जाना चाह रहे हैं, आप किसी भी कंट्री का वीज़ा जो आपके लिए easy वीज़ा for नहीं, you, हाँ यूएई में रहते हुए वो आपके लिए आसान हो जाता है, That's बशर्ते ये कि आप उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें। हाँ, अच्छा, ये एक सवाल है मेरा कि ये तो कंट्रोल में है, क्यों इनबाउंड चीज़ें तो आपके कंट्रोल में, क्योंकि आप यूएई बेस्ड कंपनी हैं, तो यूएई बेस्ड चीज़ें तो आपके कंट्रोल में है, लेकिन जब आउटबाउंड आप लोग कर रहे होते हैं तो वो कंट्रोल ग्रिप इस तरह से रहती है आपकी कि फॉर एग्जांपल आपके बहुत स्ट्रांगली रिलेशनशिप्स होने चाहिए हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के साथ भी, जो आपको पिक एंड ड्रॉप सर्विस दे रहा है या डेस्टिनेशंस पे लेके जा रहा है, मतलब यहाँ पर तो कंट्रोल है। आउटबाउंड में किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है इन सारी चीज़ों को? देखिए, आउटबाउंड के अंदर ना आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। कोई भी चीज़ जो आपने बजाते खुद एक्सपीरियंस नहीं की ना, आप उसको अच्छी तरह सेल नहीं कर सकते या अपने क्लाइंट को कन्वेंस नहीं कर सकते, उसको समझा नहीं सकते। अगर दुबई की मिसाल ले लें, अगर आप डेजर्ट सफारी पे नहीं गए और आप किसी को डेजर्ट सफारी के बारे में बयान करें तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उस एक्सपीरियंस को खुद नहीं किया। तो जो आउटबाउंड वाले होते हैं ना, ज्यादातर वो उस कंट्री में जाके उस चीज़ को एक्सपीरियंस करके आके फिर उस प्रोडक्ट को ट्रैवल कंसल्टेंट्स कहलाते हैं बेसिकली। तो वो ट्रैवल कंसल्टेंट जो होते हैं, जो आउटबाउंड का होता है, वो उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट होता है, उसकी पूरी नॉलेज होती है। फिर वो वाली मिसाल है ना, इंसान गाते गाते गवैया बन जाता है, तो वो उस काम को करते 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 चीज़ें उसकी ज़ुबान पे आ जाती हैं। वो अपने क्लाइंट को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाता है, अपने प्रोडक्ट के ऊपर उसकी ग्रिप और बढ़ जाती है। तो इसलिए आउटबाउंड के अंदर हमारे पास लोकल वेंडर्स हैं, हम उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, उनके थ्रू बुकिंग्स बनाते हैं। और अब तो B2B सिस्टम्स आ गए, आप डायरेक्ट बुकिंग बनाएं और ऑनलाइन वहाँ की किसी लोकल कंपनी के साथ आप एसोसिएशन कर लें, कोई MOU साइन हो जाता, कोई कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है और फिर यहाँ से आप भेजते होंगे, वहाँ पे वो डील करते हैं। बिल्कुल, हम उनकी बुकिंग्स वगैरह बना देते हैं। उनको हमसे डील करने में ये आसानी होती है कि उनके पास पहले एक आइटनरी आ जाती है। अच्छा, फिर उनको किसी चीज़ का फॉलोअप लेने की ज़रूरत नहीं। उनको पता है सुबह को 10 बजे गाड़ी मेरे होटल पे आके रुकेगी, मुझे उसमें बैठ के जाना है, वो मुझे फलअप थीम पार्क या जो भी अट्रैक्शन में जाना चाह रहा है वहाँ ले जाएगी और वापस भी ले आएगी। तो वो हैसल फ्री हो जाता है। उसको पता है यार मैंने 10 एक्टिविटीज़ बुक की हैं, उन 10 एक्टिविटीज़ के लिए मुझे एक बंदे से रब्ता करना है। अगर वो बजाते खुद जाता है तो सारी चीज़ें उसको खुद करनी है, तो वो 10 लोगों से रब्ता करता है। तो ट्रैवल एजेंट क्या करता है कि उस सारी परेशानी का बर्डन अपने शोल्डर पे लेके वन स्टॉप सोल्यूशन मिल गया उसको। वन स्टॉप सोल्यूशन मिल गया। ऑलराइट, अच्छा, बिजनेस मॉडल जानने के लिए, बिजनेस मॉडल ये है कि जो इनबाउंड तो आप लोग आपके इख्तियार में है, ठीक है, आउटबाउंड के लिए आप किसी बेहतर ये है कि किसी के साथ कोलैबोरेशन करें, वहाँ की किसी लोकल कंपनी के साथ। तो इसी तरह से जो यूएई की कंपनी नहीं है तो उनके लिए आप भी एज आउटबाउंड काम कर सकते हैं, एज ए कोलैबोरेशन पार्टनर काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई सिंगापुर की कंपनी आपको अप्रोच करती है और वो बोलती है कि सिंगापुर से जो लोग दुबई आना चाहते हैं या मलेशिया से जो लोग दुबई आना चाहते हैं, तो आप हमारे आउटबाउंड पार्टनर बन जाएं, तो ये इस तरह का भी मैकेनिज्म, इस तरह का भी ये बिजनेस मॉडल इस तरह से सेट हो रहा है या हो सकता है? नहीं, ये इसी तरह है जैसा आपने एक्सप्लेन किया। अच्छा, जैसे हम आउटबाउंड के वेंडर्स ले रहे हैं, आउटबाउंड हमें एज आउटबाउंड वेंडर्स लेते हैं। ऑलराइट, इसकी मिसाल मैं आपको आसान इस तरह कर दूं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने यूएई का विजिट वीज़ा लिया है, वो दुनिया में किसी मुल्क से भी लिया है, वो इन दी एंड इशू होगा यूएई बेस्ड कंपनी से। कोई और उसको इशू नहीं कर सकता। तो आपको एक ट्रैवल पार्टनर चाहिए यूएई के अंदर जो उस वीज़े को इशू करके आप तक पहुंचाए। तो इसलिए हम भी एज अ वेंडर बहुत सारे ममालिक में काम करते हैं, हम उनको अपनी सर्विसेज देते हैं और बदले में हम उनसे उनकी सर्विसेज लेते हैं। तो ये ऐसे ही काम करते हैं। ये तो खैर आपका माशाल्लाह से एक वास्ट एक्सपीरियंस है, तो अब आप इस स्टेज पे हैं कि आप इनबाउंड भी संभालते हैं, आउटबाउंड भी संभालते हैं, आपकी कोलैबोरेशंस हुई हुई है डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट कंपनीज़ के साथ, तो आप इनबाउंड भी काम करते हैं, आउटबाउंड भी। तो एक वो लोग जो स्टार्टअप की तरफ आना चाहते हैं, एक छोटा स्टार्टअप लेना चाहते हैं, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी रखते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस इज़ वेरी मच मैंडेटरी किसी भी फील्ड में हो, उनको क्या सजेस्ट करते हैं कि वो कौन सी ऐसे वर्टिकल को पकड़ लें, उसके एक्सपर्ट बन जाएं, वहाँ से पैसा जनरेट करना शुरू करें? आपको क्या लगता है कि इनबाउंड बेहतर है, आउटबाउंड बेहतर है, किसी का वेंडर बनना बेहतर है, आउटसोर्सिंग बेहतर है? मतलब इस मॉडल के कौन से हिस्से को पकड़ लेना चाहिए इस पूरी इंडस्ट्री के, जिसमें
जो स्टार्टअप के लिए बेहतर हो बेसिकली? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि दुबई ने जिस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए ना, आपके लिए बिजनेस स्टार्ट करना बहुत ही आसान है। ठीक है। बिजनेस स्टार्ट करने में सिर्फ एक चीज़ होती है, वो आपको रिस्क लेना होता है। लेकिन वो आप लो बजट पे भी ले सकते हैं और हाई बजट के ऊपर भी ले सकते हैं। आप इसकी मिसाल इस तरह ले लें कि अगर आपके पास एक कार है तो यूए में ऑप्शन है, आप उस कार को किसी टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करें और उनके साथ काम करना शुरू कर दें। कनेक्ट मतलब किस तरह से होंगी वो कार्स? वो कार्स इस तरह कनेक्ट होंगी कि वो कंपनी से बात करेंगे, उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, वो कंपनी के नाम पे अपनी गाड़ी को ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद वो गाड़ी अराइवल डिपार्चर के लिए या क्लाइंट को सीडी डोर कराना है उसके लिए इस्तेमाल हो सकती है। तो इस तरह उनको एक इंटर होने का मौका मिलेगा, चीज़ों को सीखने का मौका मिलेगा, इन्वेस्टमेंट, छोटी सी एंट्रेंस, एक लो लेवल के ऊपर, ठीक है, चीज़ें सीखने को मौका मिलेगा और फिर वो उस एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते हुए एक दिन अपनी कंपनी बना सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले किसी भी कारोबार के लिए आपको उसको सीखना पड़ता है। वो एक कहावत है, लर्न द रूल्स टू ब्रेक द रूल्स। तो आपको पहले चीज़ों को सीखना है, फिर ही आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपको खुद नहीं आती तो आप उसको ईजिली इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं कर सकते। अगर आपने स्टाफ भी रखा है, कोई गलती कर रहा है तो आप पकड़ नहीं सकते। तो यूएई के अंदर अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास दुबई में भी ऑप्शन है, अबू धाबी में भी ऑप्शन है, रासुल खैमा में, जितनी भी स्टेट है सबके ट्रेड लाइसेंस आपके पास मौजूद हैं, जो एक लिमिटेड बजट के ऊपर इशू हो सकते हैं और आप लीगली अच्छा काम कर सकते हैं। आप क्या सजेस्ट करेंगे, सबसे ज़्यादा इस वक्त अट्रैक्शन पॉइंट क्या है? मतलब अगर कोई कहाँ का लाइसेंस लेना, आप जो आपको लगता हो कि बाकी सारी स्टेट्स में से यहाँ पर कंपैरेटिवली बिजनेस जो है वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर सकता है, तो क्या सजेस्ट करेंगे कि कौन सा टाइप होता है, कैटेगरी कौन सी होती है लाइसेंस की, कहाँ का लाइसेंस लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है? दुबई का लाइसेंस लिया जाए सबसे बेहतर है, क्योंकि दुबई एक टूरिज्म हब है। आपने किसी भी स्टेट जाना है तो नॉर्मली लोग दुबई आते हैं, दुबई आके फिर वो दूसरी स्टेट, फिर अबू धाबी जाएंगे और दूसरी स्टेट्स भी, फिर वो उनके इंटरेस्ट के ऊपर है कि वो हिस्टोरिकल चीज़ें विजिट करना चाहते हैं, वो नई बिल्डिंग्स देखना चाहते हैं। जो आपको पता है दुबई में भी एक ओल्ड दुबई है, एक न्यू दुबई है, तो वो अपने इंटरेस्ट के हवाले से चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। अगर फैमिली है तो फिर वो बच्चों के साथ है तो फिर वो अट्रैक्शन अवेल करना चाहते हैं, अगर वो एडल्ट हैं तो अपनी पसंद की अट्रैक्शन अवेल करना चाहते हैं। तो दुबई में सबसे आसान ये है कि आप एक इनबाउंड का लाइसेंस लें, आपका एक ऑफिस होना चाहिए, आप ऑफिस लेंगे, इनबाउंड का लाइसेंस लेंगे, अगर आपके कॉन्टैक्ट्स हैं तो उनको यूज़ करते हुए आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या आपको लगता है कि इस इंडस्ट्री में कम से कम इतनी इन्वेस्टमेंट हो तो एक स्टार्टअप लिया जा सकता है? और कैपेक्स की बात कर रहा हूँ और ओपेक्स भी बताएं कि अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, ताकि 6-8 महीने की रोलिंग भी तो चाहिए ना, कि अगर उसने बंदे हायर किए हैं तो उनकी सैलरी भी निकालनी है, अगर जिस तरह से आप बता रहे हैं ऑफिस लेना तो उसका रेंट भी देना है, क्योंकि फर्स्ट डे से बिजनेस ग्रोथ नहीं आएगी। तो क्या आपको लगता है कि ऑपरेशनल कॉस्ट और कैपेक्स कितना होना चाहिए, एक इन्वेस्टमेंट, अगर हमारे व्यूअर्स को कुछ आइडिया लग सके कि बेसिक लेवल पे स्टार्टिंग करनी है? देखिए, मेरी नज़र में 2-3 ऑप्शन है, जिनमें से एक ये है कि आजकल लोग क्या करते हैं कि आपको पता है, एज अ लोग जब से कोविड आया है तो वो एज अ फ्रीलांसर काम करने को ज़्यादा पसंद करते हैं। कि यार मेरे ऑफिस टाइमिंग्स नहीं है, मैं अपने काम को अपने तरीके से करना चाहता हूँ, तो उनके पास एक ऑप्शन ये है कि वो एक वेबसाइट बना लें। वेबसाइट बनाने के बाद वो किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड होती है, जैसे अमेजोन है, लोग समझते हैं इन चीज़ों को। ई कॉमर्स वेबसाइट की बात करूँ तो आपने एक वेबसाइट बनाई टूरिज्म से रिलेटेड, जिसमें आपने इनबाउंड टूर्स अपडेट कर दिए, ठीक है, उसको गूगल एड्स के थ्रू प्रमोट करें कर दिया और वो बुकिंग्स आपके पास आने शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप छोटी बेसिक वेबसाइट भी बनाते हैं तो वो 1000-1500 दिरहम में बन जाती है। हाँ, इसमें बन जाती है। एक ई कॉमर्स का एक लाइसेंस भी जो है वो 7-8 हज़ार तक का वो भी बन जाता है। बिल्कुल, तो वो आप उस वेबसाइट को लेके और काम स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि यार अगर आप वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहते, जो आपने भी बात कही कि यार एक हम ई कॉमर्स का लाइसेंस है, तो आप किसी टूरिज्म कंपनी से खुद को कनेक्ट करें, जिनके पास ई कॉमर्स वेबसाइट, जिनके पास ई कॉमर्स वेबसाइट हो तब भी अच्छा आप उनसे लाइसेंस लें, मतलब उनका वीज़ा लें। उनका वीज़ा लेने के बाद अपनी वेबसाइट को रन करें, वो आपको नेट ऑफर कर देंगे कि जी कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसका नेट अमाउंट हम आपसे इतना चार्ज करेंगे। फॉर एग्जांपल डेजर्ट सफारी हम आपको 150 दिरहम्स या 200 में सेल करेंगे, आप आगे 250 में करें, अपनी वेबसाइट पे 300 में करें, तो जो वो प्रॉफिट जनरेट होगा वो आपका है। तो उसमें आपको ट्रेड लाइसेंस भी नहीं लेना है, उसमें आपको कोई जिम्मेदारी भी नहीं लेनी है, उसमें आपको किसी की सैलरी भी नहीं निकालनी, उसके अंदर आपको सिर्फ अपनी सैलरी निकालनी, जो कोई भी इजीली कर सकता है। और ये बहुत लो लेवल के ऊपर है, क्योंकि ई कॉमर्स का दौरा लोग कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी इनकम है उनकी, अच्छी इनकम। तो वो एक ऐसी इनकम है कि एक दफ़ा अगर उनको उसकी आदत हो गई ना तो फिर वो इन्वेस्टमेंट की तरफ भी नहीं जाते, फिर वो इसी वेबसाइट पर इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि ज़्यादा
ज्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स आ सके। बिल्कुल, उसको बेहतर बनाते हैं, उस पे और पैकेजेस डाल देते हैं, उसमें ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम कनेक्ट कर देते हैं। कोई भी जाए इस झंझट में, बोले जब हाँ। यहाँ से ये मेन स्ट्रीम ऑफ इनकम अगर ये बन जाती है तो फिर घर बैठ के काम होता है ना। ये तो इसमें मेरे ख्याल से इस चीज के लिए तो ऑफिस की भी जरूरत नहीं है। इस चीज की नहीं ऑफिस की जरूरत भी नहीं, आप घर बैठे आप कर सकते अपने हैं। वेबसाइट को जितना अच्छा कर सकते हैं, उसकी एसईओ जितनी अच्छी हो सकती है, जितने गूगल एड्स चला सकते हैं, जितने सोशल मीडिया पे आप जितना एक्टिव रह सकते हैं वो रहे, तो फिर उससे पैसा जनरेट। ये एक वो मॉड्यूल है जो कोई भी अवेल कर सकता है, और ये जरूरी नहीं इसके लिए आपका यूएई में होना जरूरी। फॉर एग्जांपल आप यूएई से अपने कंट्री वापस भी चले गए तो आप वहाँ भी कर सकते हैं। अगर आपको नॉलेज है, हाँ यार मैं क्लाइंट को अपने टूर्स के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, जब वो मेरी वेबसाइट पे लैंड करेगा और मुझसे कोई सवाल करेगा तो उसका मेरे पास एक अच्छा जवाब होगा। तो वो आपसे बुकिंग करेगा, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है, वो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम आप उसको सेंड करें, वो लिंक के जरिए पेमेंट करेगा, पेमेंट आपके पास आ जाएगी, आप उसको सर्विसेज दे देंगे। तो ये एक वो मॉड्यूल है जो कोई भी अवेल कर सकता है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? एक वेबसाइट होनी चाहिए और आपके कनेक्शंस, आपका बिजनेस मॉडल सेट होना चाहिए, आपके वेंडर मैनेजमेंट हुई भी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल उसने वेबसाइट बनाई और आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि हमारे पास जितने भी क्लाइंट्स आएंगे उसको सर्विसेज आप देंगे, या ये भी हो सकता है मल्टीपल कंपनीज के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है उसका। जो अच्छे पैसे देगा वो उसकी तरफ चले जाएंगे, जिसने पैकेज निकाला हुआ है, ऑफर निकाली हुई, वो उसको भी उसकी तरफ भी कन्वर्ट कर सकता है। अच्छा, जो बेसिक सवाल और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये कि एक परसेप्शन है कि भाई आप क्योंकि आप लोग आपका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली आप स्ट्रांग है इसलिए आप बिजनेस कर रहे हैं, तो इस पे आप थोड़ा रोशनी डालें, थोड़ी जर्नी के बारे में अपनी बताएं कि किस तरह से आप कितने पैसे लेकर आए थे यूएई के, आपके पास कितने पैसे थे, आपने लाइसेंस पे कितना खर्चा किया, या आप जॉब पे आए थे। थोड़ा सा इस बारे में भी थोड़ा सा बताएं ताकि वो लोग जिनको, मुझे तो पता है कि आपने अब डिस्कस कर लिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा बताएं तो वो लोगों को पता चले जो लोग इस वक्त जॉब कर रहे हैं और उनको ये लगता है कि यार ये तो पैसे से पैसा बनता है और ये पैसे वाले लोग हैं इसलिए यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। जो यहाँ जॉब कर रहा है वो तो हमेशा 30 साल रहेगा, 40 साल रहेगा, वो जॉब कर रहा है, वो जॉब करते ही यहाँ से चला जाएगा और कुछ नहीं करेगा। उनको एड्रेस करने के लिए सवाल पूछ रहा हूँ। थोड़ा सा आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं, क्या जर्नी रही, कब आए, किस तरह जॉब किस तरह से स्टार्ट की, उसके बाद फिर किस तरह किन हालात के बाद फिर अब ये जो स्टेज है अल्हम्दुलिल्लाह उसको अचीव करने में कितना टाइम लगा, ये क्या स्ट्रगल रही आपकी? देखिए, इस हवाले से मैं अपने सारे व्यूवर्स को बताऊंगा, जो लोग भी यूएई आते हैं तो ऑब्वियसली उनके पास 99% एक हेल्दी अमाउंट नहीं होता। वो एक लिमिटेड अमाउंट के साथ आते हैं, बेड स्पेस के ऊपर रहते हैं, आपको पता है यहाँ का लिविंग स्टाइल कैसा है, और वो एक जॉब सर्च करना शुरू करते हैं और उनका ये मानना होता है कि बस कोई भी जॉब मिल जाए और मैं यहाँ टिक जाऊँ। ये सबसे नेगेटिव पॉइंट है हमारे यहाँ। बेसिकली सबसे ज़रूरी ये है कि आप जो जॉब करने जा रहे हैं ना, जिसमें आपका एक्सपीरियंस है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आपको वही जॉब ढूंढनी है। अच्छा। देर सवेर से आपको वही मिलनी चाहिए। ठीक है। मैं जब यूएई आया था तो मेरा कॉल सेंटर का एक्सपीरियंस था, और आपको पता है कॉल सेंटर के अंदर क्या सैलरी वगैरह मिलती है। लेकिन मैं एक चीज़ सीख चुका था कि यार मुझे कोई भी काम करना है, कॉल सेंटर में ऐसा होता है कि आपको ज़्यादा सैलरी मिलती है और फिर आप वो सैलरी आपको स्टिक करके रखती है कि आप वही जॉब वही सैलरी चलती रहती है फिर, और उसमें आपको कुछ सीखने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि आप कॉल रिसीव कर रहे होते हैं और आगे इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहे होते हैं, लेकिन आपको कुछ लर्निंग नहीं हो रही होती। तो मैंने सोचा था कि जब मैं यूएई जाऊंगा तो मैं कोई ऐसी जॉब करूंगा कि मैं स्टार्ट करूं तो आगे जाके मैं अपना बिजनेस कर सकूं। ओके। तो जब मैं यूएई आया मुझे मुख्तलिफ किस्म की जॉब्स ऑफर हुई, लेकिन उनमें एक जॉब मुझे ट्रैवल टूरिज्म से रिलेटेड ऑफर हुई। उसमें बेसिकली काम ये था कि होटल्स के अंदर, यूएई के अंदर जो लोग यूएई के रहने वाले इस चीज़ को समझते हैं, ट्रैवल डेस्क लगी होती है। ट्रैवल डेस्क, यस। आपने उस ट्रैवल डेस्क पर बैठना होती है। हाँ बिल्कुल होती है, तकरीबन हर होटल में होती है। तो जो क्लाइंट्स विदाउट बुकिंग होटल्स में आके रुकते हैं या उनके पास लिमिटेड टाइम होता है, वो बुकिंग वगैरह नहीं कर सके, तो वो आपके पास आते हैं, आपसे टूर्स की इन्फॉर्मेशन लेते हैं और आपसे वो टूर्स बुक करते हैं। तो मैंने भी अपना स्टार्टअप वहीं से लिया था और मैं ट्रैवल डेस्क के ऊपर मैंने मुख्तलिफ होटल्स में अपनी इस जॉब को परफॉर्म किया है एज अ नौकरी, और 3000 दरहम मेरी तनख्वाह थी। अच्छा, आप 3000 दरहम से आपने स्टार्ट लिया है ट्रैवल एंड टूरिज्म का? अच्छा, ऑलराइट। तो ये आपने उन लोगों को एड्रेस कर दिया, उन लोगों को जवाब दे दिया उस सवाल का कि भाई आप तो पैसे वाले थे, बैकग्राउंड आपका स्ट्रांग था, आपके फादर का बैकग्राउंड स्ट्रांग था, इसलिए आप जो है यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं। ये आपने जवाब दे दिया कि आपने जो स्टार्ट लिया वो यहाँ पर स्क्रैच से ही स्टार्ट लिया है। तो ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे मेंबर्स के, पीआईडी के मेंबर्स के लिए, कि ऐसा नहीं है जैसा कि सोचा जा रहा है कि जो पैसा वाला है वही पैसे से पैसा बना रहा है। ऐसा नहीं है। आप मेहनत करते हैं
और उस मकाम तक आते हैं। वो एक पूरी जर्नी होती है, एक पूरा साइकिल आपको कंप्लीट करना पड़ता है, लर्निंग कर्व पूरा कंप्लीट करना पड़ता है। उसके बाद फिर वो स्टेज आती है कि आप अपना बिजनेस संभाल सकते हैं, कर सकते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है। मैंने एक जो पॉइंट हाईलाइट किया ना, लोगों का कंसर्न क्या होता है कि जब वो जॉब ढूंढने आते हैं ना, उनको चाहिए होती है हेल्दी सैलरी, कि हम मुल्क से बाहर रह रहे हैं तो हमें ज़्यादा तनख्वाह चाहिए, कि हम अपने घर वालों से दूर हैं तो हम पैसा कमाएं और उनको भेजें। वो इसलिए नौकरी करते हैं, वो इसलिए नौकरी नहीं करते कि उन्हें सीखना है और आगे जाके कुछ बनाना है। तो बेसिकली अगर आपका शुरू ही अच्छा नहीं होगा ना, तो आखिर भी अच्छा नहीं होगा, फिर वो जॉब में ही रह जाते हैं। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो लाजिम बात है कि आप पहला स्टेप ऐसा लेंगे। जब मैं यूएई आया तो मेरे जहन में था कि यार मुझे एक दिन अपना कारोबार करना है, अपना काम स्टार्ट करना है। मेरा ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड सारा एक्सपीरियंस यूएई का है। मैं अपने होम कंट्री में कॉल सेंटर में जॉब करता था, लेकिन मैंने वहाँ ये सीख लिया था कि इस काम के अंदर लर्निंग नहीं है। तो उस लर्निंग के तहत मैं यूएई आया। फिर मैंने एक ऐसी नौकरी ढूंढी जिसमें मैं चीज़ों को सीख सकूं। पहले एक जगह नौकरी की, फिर दूसरी, फिर तीसरी। तो मैंने अपने 10 साल के कैरियर में अराउंड 10 कंपनियों में नौकरी की थी। हाँ, वो इसलिए क्योंकि जब आप एक कंपनी में काम करते हैं ना, एक फर्म के अंदर, तो उसकी एक स्ट्रेटजी होती है काम करने की, जो आपको पता होता है कि यार ये लोग इस मॉड्यूल पे काम करते हैं। लेकिन जब आप डिफरेंट कंपनीज में काम करते हैं, जिनके डिफरेंट नेशनलिटी के ऑनर्स होते हैं, जिनकी डिफरेंट क्लाइंटेज होती है, आपको ज़्यादा सीखने का प्रोडक्ट्स भी अलग अलग होती है। प्रोडक्ट्स भी अलग अलग प्रोडक्ट सीखने को मिल गई। हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट अलग है, ट्रैवल सेगमेंट अलग है। सब आपने सारी चीज़ों के हल्के हल्के फ्लेवर्स चक्कर, तो जो है ना फिर उसके बाद फिर सारे एक्सपीरियंस को लेकर जो है ना आपने मैंने ट्रैवल डेस्क पे भी काम किया, मैंने ऑपरेशंस में भी काम किया, मैंने लिमोजीन कंपनी में भी काम किया, मैंने टूरिज्म कंपनी में भी काम किया। ये सब काम करने का मतलब ये था कि मैं ना चीज़ों को सीखना चाहता था। ओके। फिर मैंने पहली दफ़ा, और कारोबार के अंदर हमेशा आपको फ़ायदा नहीं होता, कारोबार नाम है रिस्क का। आपको फ़ायदा भी हो सकता है और आपको नुकसान भी हो सकता है। तो कोई ये ना समझे कि जी मैंने कारोबार किया और मैंने बहुत प्रॉफिट जनरेट किया और मैं फ़ायदे में चला गया। जब यूएई मैंने 2015 में पहली दफ़ा अपना काम स्टार्ट किया, मुझे उसमें लॉस हुआ था। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने 2017 में स्टार्ट किया था, मुझे उसमें भी लॉस हुआ था। ठीक है। लेकिन वो जो नुकसान है ना, वो भी आपको सीख देता है। यहाँ लर्निंग है आपकी, बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा लर्निंग होती है लॉस के साथ। लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं छोड़ी। मैंने कहा कि मुझे इसी फील्ड में अपने आप को सेट करना है, इसी फील्ड में अपना कैरियर बनाना है, और मैं उस फील्ड के पीछे लगा रहा। देखिए आजकल का दौर ऐसा, अगर आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना, तो ओपीडी का अलग होता है, ऑपरेशंस का अलग होता है, नाक कान हल्क का अलग होता है। तो बेसिकली आप सब चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकते, लेकिन आपको नॉलेज होती है कि हाँ यार ये काम मुझे किस तरह करना है। तो मैंने डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम किया, उन चीज़ों को सीखा और फिर दोबारा स्टार्टअप लिया। और आप यकीन करेंगे, जब मैंने स्टार्टअप लिया था तो 2020 फरवरी में मैंने कंपनी रजिस्टर्ड की थी और मार्च में सब कुछ बंद हो गया था। ओके। तो मैंने एक बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू किया था इस दफ़ा काम। कोविड टाइम जो आ गया। हाँ, सब कुछ खत्म, सब ट्रैवल खत्म, टूरिज्म खत्म। तो वो मेरा तीसरी दफ़ा था जब मैं एक बड़े लॉस का फिर करने ही लगे थे। बिल्कुल उठाने वाला था। लेकिन तब भी मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। मैंने कहा जब तक मेरा कारोबार नहीं चल जाता, मेरी चीज़ें सेट नहीं हो जाती, मैं वापस अपने मुल्क नहीं जाऊँगा। मैं यूएई में रहा और ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैं 2.5 साल के बाद अपने घर वालों की शक्ल देखी, जब मेरा काम चल गया। लेकिन कोविड ने भी आने के बाद हमें इफेक्ट ज़रूर किया, लेकिन एटलीस्ट मेरी मोटिवेशन थी कि यार मुझे करना है। मैं 6 महीने घर में बैठा, फिर बैक टू वर्क आया, फिर दोबारा काम करना शुरू किया। तो हमारी कंपनी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, अभी इसको सिर्फ 3 साल हुए, लेकिन मैं 1 ही साल कहूँगा क्योंकि 2 साल तो कोविड ही रहा। लेकिन मेरा ये एग्जाम्पल देने का मतलब ये है कि मैंने चीज़ों को छोड़ा नहीं। मेरी जस्तजू ख़त्म नहीं हुई, मेरी मोटिवेशन ख़त्म नहीं हुई, उनके पीछे लगा रहा कि यार मुझे ये काम आता है और मुझे यही काम करना है और मुझे इसी काम में बनना है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने हूँ, हमारे पास बहुत अच्छी क्लाइंटेज है, हम कारोबार को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, हमारे पास अच्छा खासा स्टाफ है। आज हम सिर्फ खुद के लिए नहीं कमा रहे हैं, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज हम उनके लिए भी कमा रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ के लिए भी कमा रहे हैं। तो अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त और बरकत दी है और हमारी उम्मीद से बढ़ के हमें नवाजा है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इंसान को कभी अगर कारोबार में नुकसान हो तो वो पीछे हो जाए, तो वो उन चीज़ों से सीखता है और उसको दोबारा करे, फिर किसी आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन के बारे में अगर पढ़े ना, तो वो सक्सेसफुल होने से पहले फेलियर्स का सामना करते ही करते हैं और उससे लर्निंग लेते हैं, और उसके बाद फिर जो है ना उन चीज़ों को जो लास्ट टाइम इम्प्लीमेंट की थी जिसकी वजह से लॉस हुआ, उसको अवॉइड करते हुए फिर आगे जो है ना वो मूव फॉरवर्ड होते हैं। तो ये तो है। अच्छा, ये जो सवाल था मेरा कि क्या डूज एंड डोंट्स हैं इस इंडस्ट्री के, उसको तो ऑलरेडी आपने एड्रेस कर दिया कि एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस लें, हर डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस लें। उसके बाद फिर कोई कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहेंगे इस सवाल में कि इस इंडस्ट्रीज़ के डूज एंड डोंट्स क्या हैं उन लोगों के लिए, ख़ास तौर पे जो आपको सुन रहे हैं और इस इंडस्ट्री की तरफ आना चाहते हैं?
कुछ ऐड करना चाहेंगे? देखिए, जब हर इंसान का अपना एक नज़रिया है और एक सोचने का तरीका है। जब हमने कारोबार शुरू किया था तो हमने कभी ये नहीं सोचा था कि हम बहुत ज़्यादा पैसे बनाएंगे या हम इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनाएंगे। हमने सोचा था कि हम काम करेंगे, दिल लगा के करेंगे और अच्छी सर्विसेज देंगे। ठीक है, अभी मार्केट ऐसी है कि आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। जब मैंने कंपनी खोली थी, मैंने उन लोगों से मशवरा किया जो लोग 30-30 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर, और मैं उनको जानता हूँ। सब ने मुझे मना किया था कि आप ये काम मत करो, अभी इंडस्ट्री उतना बूम नहीं कर रही है, ये इंडस्ट्री के अंदर उतना ज़्यादा काम नहीं है, या बहुत बड़ी बड़ी जायंट कंपनी आप उनको कॉम्पिटिट नहीं कर सकते। लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये सीखा था कि आप किसी को कॉम्पिटिट नहीं कर सकते, आपकी अपनी सर्विसेज है, आपको अपनी सर्विसेज देनी है। हमारी सर्विसेज यह है, हमारा प्रोडक्ट क्या, हमारा प्रोडक्ट है ट्रस्ट, हमारा प्रोडक्ट है बेहतर सर्विस, हमारा प्रोडक्ट है कि जब आप कोई चीज़ हमसे अवेल करें तो उसमें मुतमईन हो। तो अगर आप इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे से बात करें, जो आपने कहा क्या डूज एंड क्या डोंट्स हैं, तो देखें सर, मुझे तो ऑनेस्टली इस काम के अंदर सिर्फ फ़ायदा ही नज़र आता है। और ये इंडस्ट्री ऐसी है कि जितनी आप इसमें इन्वेस्ट करते रहेंगे उतना आगे बढ़ते रहेंगे। आप इनबाउंड करें, आप आउटबाउंड करें, आप B2B पोर्टल बनाएं, आप अपनी व्हीकल्स ख़रीदें, उनको इस्तेमाल करें, आप अपने चैनल पार्टनर्स को बढ़ाएं। दूसरी कंपनीज़ के अंदर ऐसी बहुत सारी UAE की बेस्ड कंपनीज़ हैं जिनके मुख्तलिफ ममालिक में ऑफिस हैं। अच्छा, 5 मुल्कों में, 10 मुल्कों में Alright. उनके ऑफिस हैं, वो बिज़नेस वहाँ से जनरेट करते हैं, वो UAE में लेकर आते हैं। और बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी हैं जो बेसिकली यूरोप बेस्ड है, लेकिन उनके ऑफिस UAE के अंदर है। वो यहाँ से लोगों को यूरोप लेके जाते हैं क्योंकि उनकी वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिंग बहुत अच्छी ज़्यादा है। स्केलेबल है ये इस तरह का मॉडल जो है बहुत ज़्यादा स्केलेबल है। आपके भी यकीनन फ्यूचर प्लान्स होंगे कि ठीक है, आप अब जब UAE के अंदर जब आप अच्छा बिजनेस करने लग जाएंगे तो आप एक्सपेंड कर सकते हैं, ब्रांच ऑफिस खोल सकते हैं, किसी और कंट्री की तरफ भी जा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा स्केलेबल है। कोई भी कारोबार करने के लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी डिफाइन करनी है कि यार मुझे पहले इसी स्टेप को कवर करना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और फिर इन्हीं को फोकस करने का वो आगे बढ़ना है। बेसिकली बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान इसलिए होता है क्योंकि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं। कारोबार एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपने स्लोली ग्रेजुअली तरक्की करनी होती है और डिसीजंस को बहुत सोच समझ के लेना पड़ता है कि यार मैं ये काम करूँगा, क्या ये मुझे आता है, क्या ये मुझे फ़ायदा देगा। उसके बाद आप उस काम को करते हैं और फिर आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। अभी जो दौर है वो ज़्यादातर लोग कोशिश ये करते हैं, मैंने अक्सर ट्रैवल एजेंसीज में देखा, वो सोचते हैं कि हम एक B2B पोर्टल बना लेंगे और हमारे पास बुकिंग्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं होता। आपको क्लाइंट्स का ट्रस्ट डेवलप करने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है। अभी भी आजकल लोगों का फोकस जो है वो ऑनलाइन बुकिंग्स की तरफ ज़्यादा है। वो लोग ये सोचते हैं कि हम ऑनलाइन जाएंगे, वो बेसिकली शौकिया कर रहे होते हैं, उनको भी इतनी नॉलेज नहीं होती। वो किसी कंट्री को बुक करना चाह रहे होते तो उन्हें हमसे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन क्या होता है कि नहीं, हम ऑनलाइन बुक करेंगे, खुद टिकट बुक करेंगे, खुद ट्रैवल करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि जब वो ट्रैवल एजेंट से सर्विसेज लेते हैं ना, तो उनके हैसल फ्री हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी फ़्लाइट डिले हो गई, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अगर आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। इन द एंड आपको कोई प्रॉब्लम आ गई, आपको फ़्लाइट कैंसिल करनी है, तो हम कर देंगे, आपका पैसा भी बचेगा। क्योंकि जो B2C वेबसाइट्स के जरिए आप टिकट बुक करते हैं नॉर्मली नॉन रिफंडेबल होते हैं। लेकिन एक एजेंट जो साल के 12 महीने एयरलाइन के साथ डील कर रहा है, उसके पास कुछ ऐसे स्पेसिफिक ऑप्शंस होते हैं जिनके जरिए वो आपको पैसों को बचा सकता है। अच्छा। इसलिए मेरा कंसर्न ये है कि आप कभी भी कहीं जाना चाह रहे हैं तो ट्रैवल एजेंट की हेल्प ज़रूर लें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपका एक्सपीरियंस भी इम्प्रूव और हो आपका जाता experience है। भी वो बता देता है नहीं, यहाँ अपना टाइम वेस्ट ना करें, आप जो है ना इन डेस्टिनेशंस पे जाएं, वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। इस एयरलाइन को चूज़ ना करें, इसमें ज़्यादा हैसल है लगेज की। आपको क्योंकि वो एक्सपीरियंसड है तो वो 10 एडिशनल चीज़ें आपको बता सकता है जो शायद आपको इस वक्त सिर्फ गूगल करने से नहीं मिली हो। ठीक है ना, ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। बहुत से लोग आपसे रब्ता करेंगे। PID का जो प्लेटफॉर्म है, जो ग्रुप है, कम्युनिटी ग्रुप है, तो हाउ ओपन आर यू, हाउ विलिंग आर यू इन ऑर्डर टू सपोर्ट दिस कम्युनिटी, कि अगर कोई आपकी तरफ आता है और इस इंडस्ट्री के बारे में मज़ीद सवालात, कुछ सवालात तो एड्रेस हो जाएंगे इस पॉडकास्ट के थ्रू, लेकिन यकीनन जो वाकई इंटरेस्टेड हैं वो आपसे रब्ता करना चाहेंगे, तो हाउ ओपन आर यू फॉर दीज थिंग्स? ये सबसे पहले तो PID का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे मौका दिया कि मैं अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकूं। शारिक भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे ये मौका दिया। और जहाँ तक क्वेरीज़ के हवाले से सवाल है, अगर किसी को कोई भी हेल्प, कोई भी सपोर्ट चाहिए, इवन कि वो अपना लाइसेंस लेना चाहते हैं या उसकी मालूमात लेना चाहते हैं, या वो UAE के हवाले से जानना चाहते हैं कि काम किस तरह होता है, हमें ट्रेड लाइसेंस किस तरह मिल सकता है, या वो हमसे जुड़ के हमारे साथ काम करना चाहते हैं, तो वी आर ओपन। हम उनको किसी भी तरह की चीज़ें, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं जो ढकी छुपी है, हम बाय लॉ उनको बताएंगे, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुके हैं, हम अभी भी यही काम कर रहे हैं। तो कोई भी क्वेरीज हो तो मुझसे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं,
तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। तो हम लोग ये करेंगे कि इन केस के कोई आपसे कनेक्शन, क्योंकि जितने भी पॉडकास्ट हुए हैं उसके बाद यही रिस्पांस मेरे पास आता है कि आप हमें इनसे कनेक्ट कर दें। तो होता क्या है कि फिर मैं अपने एंड पे फ़िल्टर आउट करता हूँ कि मैं ये जज करने की कोशिश करता हूँ कि ये बंदा वाकई सीरियस है या नहीं। उसके बाद फिर मैं आपकी इजाज़त से, जो भी गेस्ट होता है उसकी इजाज़त से जो है वो उनसे कनेक्ट कर देता हूँ, ताकि फिर, क्योंकि मकसद ही यही है इस पूरे पॉडकास्ट का कि हमारी कम्युनिटी के अंदर से जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप का और स्टार्टअप्स का रुझान बढ़ जाए, ख़ास तौर पे उन लोगों का जो एक स्पेसिफ़िक सेगमेंट के अंदर, एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के अंदर कुछ साल गुजार चुके हैं और अब वो इस स्टेज पे हैं कि अपना भी बिज़नेस कर सकते हैं। क्योंकि देखें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो अपने बॉसेस के लिए काम कर रहे हैं, वो पूरा बिजनेस वही संभाल रहे हैं, पूरा होल सोल बिजनेस वही संभाल रहे होते हैं, लेकिन वो एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिट नहीं लेते, उस कंपनी से सैलरी लेते हैं और प्रॉफिट पूरा जाता है उनके बॉस के पास या उनके सेठ के पास। तो वो कल्चर जो है ना, वो हम थोड़ा सा ब्रेक करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप का रुझान बढ़े। और वो जो मैंने शुरू में बात की थी कि रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारी सोसाइटी, हमारी कम्युनिटी, हमारी कंट्री में जो बढ़ता चला जा रहा है, उस गैप को फिल करने में हमारी कंट्रीब्यूशन हो सके। क्योंकि अगर एक बंदा एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाता है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकेंडली वो जिस तरह से आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए और आपने 50 और लोगों को हायर भी कर लिया, तो 50 लोगों की रोज़गार आपके अम्ब्रेला तले आ गया। तो हुआ क्या कि वो मार्केट के 50 लोग जो अनएम्प्लॉयड थे वो एम्प्लॉयड हो गए। तो ये एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, ये एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है, जिसके थ्रू मैं ये समझता हूँ और हमारी कम्युनिटी, हमारी पीआईडी की टीम ये समझती है कि ये जो पॉडकास्ट है उसका असल थीम, असल मकसद ये है कि जो कम्युनिटी में जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती चली जा रही है, उस गैप को फिल करने में जो है ना, ये बहुत बड़ा रोल जो है ना, ये हम अदा कर सकते हैं और अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और कम्युनिटी के मेंबर्स जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शिराज साहब आपका आने का, आपको टाइम देने का, और बहुत कुछ लर्न किया। और यकीनन जो चीज़ें रह भी गई होंगी, जो सवालात मैं नहीं लिख सका और लोगों के जहनों में होंगे, वो पूछ सकते हैं और आप उसको इंशाल्लाह बाद में एड्रेस कर सकते हैं। अगर कुछ ज़्यादा सवालात आ गए तो हम एक सेकंड सेशन भी रखेंगे इंशाल्लाह, आपको दोबारा से मदऊ किया जाएगा और आपसे दोबारा आपके टाइम के तलबगार रहेंगे। तो दिस वाज इट फ्रॉम दिस पॉडकास्ट। और आपके जो भी सवालात हैं इस इंडस्ट्री से रिलेटेड, किसी इंडस्ट्री से रिलेटेड, वो आप मुझसे कर सकते हैं, मैं टैग कर दूंगा, तो आप शिराज साहब से भी कर सकते हैं। और इस पॉडकास्ट से रिलेटेड कोई भी सजेशन हो इसको इम्प्रूव करने के लिए, कोई भी आपका फीडबैक हो, तो ज़रूर मुझसे रब्ता करिएगा, मेरी टीम से रब्ता कर सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट को सपोर्ट करने के लिए। सो दिस वाज इट फ्रॉम दिस पॉडकास्ट। और इंशाल्लाह जुड़े रहिए पीआईडी के साथ और देखते रहिए पीआईडी एंटरप्रेन्योर्स विद शारिक रब्बानी। थैंक यू वेरी मच।